Okay, my dear subscribers and dear students, today's topic is Chapter 6 NCERT Molecular Basis of Inheritance Part 4. In the earlier part, in lesson 6 Part 3, I already explained to the Lac-Operon model, but I rearranged the Lac-Operon model. I am explaining it again. Please try to understand. It's a very important question and you have to make it again in your copy. So Lac-Operon, it is a gene expression process which is happening in the E. coli bacteria and discovered by Jacob and Monod scientists. So operon is a pathway on which message of gene are transferred. According to it, the physiological action or gene expression is completed. So Lac-Operon is happening in two steps, as we understood. I am explaining it again, so listen carefully. This is happening in two steps. First, absence of lactose. Now you are seeing here, this is absence of lactose. यानी लैक्टोज क्या है? व्हाट इज़ लैक्टोज? लैक्टोज एक शुगर होती है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, और बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करके अपना एनर्जिकल डिमांड पूरी करते हैं. तो ये दो सिचुएशन है. देखिए, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. ओके, नाउ दिस इज़ द ओपेरॉन में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं ए, वाई और जेड. दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन. ये स्ट्रक्चरल जीन है. इस ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन है लैक जेड, लैक वाई, लैक ए. इसके पास में है ऑपरेटर, इसके बाद है प्रोमोटर, इसके बाद है इंड्यूसर और फिर आ गया प्रोमोटर, आई जीन. तो अब हम देखते हैं यहाँ पर सिचुएशन क्या है. देखें, अगर लैक्टोज की एब्सेंट होती है, जैसे कि सिचुएशन में दिखाया गया है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. तो जब लैक्टोज की एब्सेंट होती है तो स्ट्रक्चरल जीन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर इनएक्टिव होते हैं. स्ट्रक्चरल जीन मैंने देखे यहाँ पर लिख रखा है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चरल जीन आर इनएक्टिव. सो repressor binds to the operator region and prevent the RNA polymerase from transcribing the operon. मतलब समझें, जब यहाँ पर लैक्टोज की एब्सेंट होती है तब हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिव रहते हैं. स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिव होते हैं. और अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ओपेरॉन है, यहाँ पर ओपेरॉन आई. इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये रिप्रेसर एमआरएनए की तरह यहाँ पर वर्क होगा, और रिप्रेसर एमआरएनए यहाँ पर सीधा ऑपरेटर से यहाँ पर जुड़ जाता है. रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाता. इट रिजल्ट द स्ट्रक्चरल जीन बिकम इनएक्टिवेट. यानी जेड, वाई, ए जो स्ट्रक्चरल जीन है ये इनएक्टिवेट होते हैं. तो अभी हमने देखा एब्सेंस ऑफ लैक्टोज सिचुएशन में, जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस में आई जो है ये रिप्रेसर एमआरएनए की तरह, मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क करेगा, और ये रिप्रेसर की तरह वर्क करने की वजह से ये जब ऑपरेटर से जुड़ता है तो नहीं जुड़ पाता और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो पाता. तो ये तो हो गई पहली सिचुएशन, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. अब हम देखते हैं इसी में प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज देखेंगे. तो देखें, ये है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज सिचुएशन. यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चरल जीन आर एक्टिव. तो जब यहाँ पर हम फिर दोबारा ऑपेरॉन बनाएंगे, यहाँ पर प्रोमोटर, इंड्यूसर, प्रोमोटर, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जो स्ट्रक्चरल जीन है. तो हम यहाँ पर देखते हैं ये सिचुएशन जो होती है
ये होती है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में, यानी लैक्टोज यहाँ पर होता है, इस सिचुएशन में लैक्टोज होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर mRNA रिप्रेसर की तरह वर्क करेगा और mRNA वर्क करके यहाँ पर लैक्टिन हो जाता है। लैक्टोज के साथ कंबाइन होने पर ये यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ जो यहाँ पर ऑपरेटर से RNA पॉलीमरेज एंजाइम कंबाइन हो जाता है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही यहाँ पर कंबाइन होगा तो स्ट्रक्चरल जीन लैक Z, लैक Y, लैक A ये एक्टिव हो जाते हैं और स्ट्रक्चरल जीन के एक्टिव हो जाने पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा तो लैक Z से बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, लैक Y से परमीएज एंजाइम और लैक A से ट्रांस एसिटाइलाइज एंजाइम रिलीज हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा कि इस ओपेरॉन के अंदर लैक्टोज है, बिकॉज ऑफ इट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस लैक ओपेरॉन 2 स्टेप में पूरा हुआ। एक स्टेप कंडीशन देखें यहाँ तक आ गई जो मैं आप लोगों को बता चुका, जिसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। तो एब्सेंस ऑफ लैक्टोज में आप लोग ये ऑपरेटर बनाओगे, ये पूरा ओपेरॉन बनाओगे और इसके बाद दूसरा स्टेप जो आता है वो ये है जिसमें हम कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज में ये बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको दिखा देंगे और हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाती है। इस तरीके से बैक्टीरिया अपना जीन एक्सप्रेशन शो करते हैं। क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन इसलिए कहलाया कि यहाँ पर ओपेरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो अपने अपने एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो कि लैक्टोज की प्रेजेंस में होता है RNA पॉलीमरेज के कंबाइन होने पर। लेकिन लैक्टोज की एब्सेंस में RNA पॉलीमरेज एंजाइम कंबाइन नहीं हो पाता और स्ट्रक्चरल जीन लैक Z, लैक Y, लैक A इनएक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओपेरॉन ऑफ रहता है। ऊपर वाली सिचुएशन में ओपेरॉन ऑफ है और नीचे वाली सिचुएशन को ओपेरॉन ऑन कहते हैं। मैं समझता हूँ आप लोग ओपेरॉन ऑन और ऑफ का मीनिंग समझ गए। तो ओपेरॉन ऑफ ऊपर वाली सिचुएशन में जिसमें लैक्टोज की एब्सेंस होती है। इसके बाद ओपेरॉन ऑन नीचे वाली सिचुएशन जो है जिसमें लैक्टोज की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पर हमने लैक ओपेरॉन समझ लिया। लैक ओपेरॉन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में आता है। तो लैक ओपेरॉन को आप लोग अच्छी तरीके से देखें, इसको बना लें पूरा लैक ओपेरॉन, एक बार ध्यान से देख लें। ये लैक ओपेरॉन आप बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। मैं पढ़कर बता देता हूँ। एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चरल जीन आर इनएक्टिव। इसके बाद लिखेंगे रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ये सिचुएशन। इसके बाद अगली सिचुएशन में फिर ऐसे ही बनाएंगे। ये देख लें ध्यान से। ये ऑपरेटर से RNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ जुड़ेगा, ये बना लेंगे ओपेरॉन PI फिर POZYA। ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए। इसके बाद यहाँ पर I के साथ हम दिखा देंगे रिप्रेसर mRNA और इसके बाद फिर रिप्रेसर mRNA के बाद ये बना लेंगे और इसके बाद रिप्रेसर जो हैं यहाँ पर लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेगा। यहाँ पर इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ दिखा देंगे ऑपरेटर से RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा और लैक Z, लैक Y, लैक A जो स्ट्रक्चरल जीन है वो एक्टिव हो जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इनसे निकलने वाले एंजाइम लैक Z से बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक Y से परमीएज
और लैक ए से ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम जैसे ही रिलीज होंगे, लैक्टोज जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया लैक ऑपेरॉन। तो लोग लैक ऑपेरॉन का ये वाला स्टेप ये है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इसको ध्यान से देख लें, इसको बना लेंगे सब लोग। और ये वाला लैक ऑपेरॉन ये है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। मैं समझता हूँ आप लोगों ने बना लिया है। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। DNA replication, the process in which DNA governs its own synthesis is called DNA replication। यानी वो प्रोसेस जिसमें DNA अपने पेरेंटल DNA से यानी अपने से ही डिवाइड होकर दो DNA बना लेता है, पेरेंटल DNA से डॉटर DNA बना लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं DNA रेप्लिकेशन। इट अकर्स इन सेल साइकिल। सेल साइकिल हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। सेल साइकिल के एस फेज़ में DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। इन प्रोकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ ए continuous process, and in eukaryotes DNA replication occurs in nucleus। okay, ये आ गया DNA replication। DNA replication it's a process in which DNA governs its own synthesis। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन में एक DNA है जिसमें 5' to 3' देख रहे हैं, 3' to यहाँ पर लास्ट में आ गया 5'। इसी तरीके से प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं 5' एक की डायरेक्शन है 3' to 5' नीचे जाकर, दूसरी डायरेक्शन है 5' to 3'। अब हम देखते हैं ये पेरेंट DNA है, फिर अचानक ही यहाँ पर हम देखते हैं पेरेंट DNA की दोनों प्यूरिन और पिरिमिडिन चेन खुल जाती हैं और नीचे की साइड से एक चेन नीचे से ऊपर की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ इसमें कॉइल होगी, जिसमें हम देख रहे हैं जैसे इसकी डायरेक्शन थी देखें ऊपर 3', तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये घूमती हुई नीचे को आती हुई और ये यहाँ पर आ गई। हम देख रहे हैं 5' जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ 5' है तो हम देख रहे हैं 3'। इसी तरीके से दूसरी तरफ 5' है तो 3'। तो अपोजिट डायरेक्शन में एक चेन जो होती है वो DNA को कॉइल करती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है और यहाँ पर DNA एक DNA से दो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो DNA कन्वर्ट होते समय, DNA बनते समय A ऑलवेज कंबाइन विद D और C ऑलवेज कंबाइन विद G। तो इस तरीके से ये पेरेंट DNA है और पेरेंट DNA से यहाँ पर हम देख रहे हैं दो डॉटर DNA तैयार हो गए हैं। तो DNA का डायग्राम ये देख लेंगे, ये इस तरीके से डायग्राम बनाना है। ये देखें, बॉन्ड का ध्यान रखेंगे, A ऑलवेज कंबाइन विद T दो डबल बॉन्ड और C ऑलवेज कंबाइंड विद G ट्रिपल बॉन्ड। ये डायग्राम बन जाएगा DNA रेप्लिकेशन। अब इसके बाद देखें DNA रेप्लिकेशन के लिए देखें ये DNA रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टहल एक्सपेरिमेंट दे यूज्ड द E. coli बैक्टीरिया टू प्रूव दैट DNA रेप्लिकेशन इज़ ए सेमी कंजर्वेटिव। तो देखें यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लेंगे। एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में DNA रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसको हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जनरेशन 1 और जनरेशन 2। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये एक DNA है और ये DNA जिसमें N15 नाइट्रोजन का आइसोटोप N15 यूज़ किया गया है। ठीक, इसके बाद हम 20 मिनट्स में हम देखते हैं 20 मिनट्स में 1 से 2 DNA बन गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं N15 DNA और N14 DNA, ये एक DNA से 2 DNA यहाँ पर बनके तैयार हो गए हैं 20 मिनट्स में। इसके बाद देखें बिल्कुल ऐसे ही 40 इसका जस्ट डबल 40 मिनट में
हम देखते हैं यहाँ पर जनरेशन 2 में इससे जो हमारा N15 और N15 एंड N14 नाइट्रोजन के आइसोटोप्स लिए थे 40 मिनट में जस्ट डबल, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 DNA बन के तैयार हो गए हैं। इसको इंडिकेट कर देंगे। पहला वाला N14 DNA, सेकंड N15 DNA, थर्ड N14 DNA और फोर्थ N14 DNA। ये नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पर सेपरेशन ऑफ DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखें सेपरेशन ऑफ DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके बाद यहाँ पर N15 पहले वाले इसके अंदर जिसे हम रेडियो आइसोटोप्स, हैवी रेडियो नाइट्रोजन के रेडियो हैवी आइसोटोप्स कहते हैं, ये यहाँ शो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड डायग्राम में नाइट्रोजन के N14 और 15 दोनों हम DNA लेंगे जो कि हाइब्रिड फॉर्म कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर लाइट और हाइब्रिड दो यहाँ पर दिखाएंगे। तो जैसे यहाँ बने हैं जनरेशन 2 में नाइट्रोजन 14 के कितने हैं 1 2 3 और नाइट्रोजन 15 का एक DNA है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर दिखा देंगे। नाइट्रोजन आइसोटोप्स N14 ये तो हो गए 3 और N15 ये हो गया 1। तो इस तरीके से 3 और नाइट्रोजन N14 और नाइट्रोजन 15 एक बैंड में यहाँ पर दिखा देंगे, जैसे कि जनरेशन 2 में यहाँ है और जिसे पूरा होने में 40 मिनट्स लगे। तो ये है मेसेल्सन का एक्सपेरिमेंट। अगर हम मेसेल्सन का एक्सपेरिमेंट, स्टाल एक्सपेरिमेंट अगर ये डायग्राम ही बना कर आते हैं तो इस डायग्राम में ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बनाना क्या है, ये DNA बनाएंगे, इसमें रेडियो आइसोटोप्स N15, 20 मिनट्स में ये 2 हो गए, 40 मिनट्स में यहाँ 4 दिखा देंगे। जनरेशन 1 20 मिनट्स में, जनरेशन 2 40 मिनट्स में। इसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स सेपरेशन ऑफ DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन लिखकर यहाँ पर हैवी, यहाँ हाइब्रिड और यहाँ लाइट एंड हाइब्रिड बैंड दिखाते हुए DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस दिखा दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो इतना आप लोग, तो उसमें भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में डायग्राम ही मेन है। NCERT में भी इसी तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन तो हम देख ही लेंगे, लेकिन मेन इसका डायग्राम है। डायग्राम अगर हम बना के आते हैं तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा यहाँ तक बनाना है। DNA रेप्लिकेशन मेसेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट यूजिंग ई कोलाई बैक्टीरिया। इसके बाद जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि DNA रेप्लिकेशन फॉर्क में यहाँ पर क्या है, देखें DNA रेप्लिकेशन को साइड से दिखाया गया है। ऊपर पेरेंटल DNA है, यहाँ पर हम देख रहे हैं टेम्पलेट DNA पेरेंट स्ट्रैंड है जिसकी डायरेक्शन 5' to 3' है। दूसरी जो स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन 3' to 5' है। तो हम देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में DNA के अंदर आएंगे, DNA से कंबाइन होंगे। तो देखें ऊपर डायरेक्शन है पहले में 5' to 3', तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम देख रहे हैं डायरेक्शन 5' to 3' आ रही है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। इसके बाद हम दूसरे स्टैंड में हम देख रहे हैं, दूसरा स्टैंड है 3' to 5', तो इसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम देख रहे हैं 5' to 3'। इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। और नीचे हम लिख देंगे न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड ओकाजाकी। असल में जापानीज़ एक साइंटिस्ट थे ओकाजाकी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसीलिए नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ने वाले जो DNA की जो चेन है जो नीचे की तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है उसी को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारा DNA रेप्लिकेशन में कंटिन्यूअस सिंथेसिस और डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का डायग्राम। मैं समझता हूँ ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। ठीक, आप देखते हैं आगे जो प्रोसेस है वो है सेंट्रल डोग्मा। देखें सेंट्रल डोग्मा को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा के लिए यहाँ हम देखेंगे
ये है डीएनए। डीएनए से पहले आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो देखें, इसको इस तरीके से करेंगे, पहले डीएनए बना लेंगे, इधर डीएनए से आरएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, और यहाँ पर प्रोटीन बन गया। तो पहला स्टेप कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। देखें, ये ऊपर वाला प्रोसेस है, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर ट्रांस से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं, इसको देखें, द रिएक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। इट इज़ completed in 2 steps. First step is transcription, the process in which RNA is formed by DNA in presence of transcriptase enzyme. In presence of transcriptase enzyme is called transcription. देखें अब सेकेंड स्टेप, the process in which protein is formed by RNA is called translation. तो ये हो गया ट्रांसलेशन। अब देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल रूटीन में डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, लेकिन कभी कभी सेल के अंदर ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाता है, यानी डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन न बनकर ये प्रोसेस रिवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बन जाता है। तो जिसकी वजह से डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से फिर दोबारा से डीएनए बन जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस इन विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डीएनए अगेन इन द presence of reverse transcriptase enzyme is called reverse transcription. In this condition protein is not formed. तो हमने देखा यहाँ पर अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस। अब देखते हैं आगे। देखें, ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है डीएनए से आरएनए बनता है। तो देखें, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये 2 तरीके से होता है, क्योंकि सेल भी 2 तरीके की होती हैं। तो ये है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम देख रहे हैं ये डीएनए है जिसमें 5' to 3' ये डायरेक्शन है। इसकी 2 साइट है। देखें, एक साइट है प्रोमोटर साइट ऊपर की तरफ, और इसके बाद नीचे है टर्मिनेटर साइट जो कि नीचे की तरफ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट से डीएनए के अंदर एंटर होता है, यानी ऊपर की साइड से एंटर हुआ, और ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। तो देखें, सेकंड स्टेप में ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के अंदर एंटर हो चुका है, प्रोमोटर साइड से टर्मिनेटर साइड की तरफ चलेगा। जैसे जैसे तीसरे डायग्राम में देखें, ये प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ चलेगा। यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड यहाँ खुलते जा रहे हैं और ये आरएनए पॉलीमरेज नीचे की तरफ आता जा रहा है। लेकिन डीएनए में ये स्पेशलिटी होती है कि अगर इसके स्ट्रैंड खुलेंगे तो ये दोबारा से रिकॉइल हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 4th स्टेप में यहाँ जो 3rd स्टेप में खुले हुए डीएनए के स्ट्रैंड थे वो रिकॉइल हो गए और इनकी सही कोडिंग इनकी जुड़ती चली गई, और धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से टर्मिनेटर साइट में यहाँ पर आकर रिलीज़ हो गया, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो गया। और ये अलग होते ही हम देख रहे हैं 3rd स्टेप के डायग्राम में, देखें 1st, 2nd, 3rd स्टेप के डायग्राम में जब ये डीएनए यहाँ देखें, इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब डीएनए के स्ट्रैंड में आ रहा था तभी डीएनए का एक पीस यहाँ पर हम देखें सेकंड में यहाँ कट कर रखा है, इस चेन में से एक पीस कट हो जाता है, और कट होने के बाद ये अपने आप ही डीएनए का स्ट्रैंड उस कट पीस को अपने साथ अलग लेते हुए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हम देख रहे हैं यहाँ पर अलग हो गया, और साथ में यहाँ पर आरएनए भी अलग हो गया। यानी ये जो आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में डीएनए से जो रिकॉइल फॉर्म होती है डीएनए स्ट्रैंड की, उसी का एक पार्ट है। तो डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस में है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको देख लें, डीएनए सेगमेंट हैज़ 2 साइट्स, promoter site and terminator site. From the promoter site RNA polymerase enzyme enter into it and move towards the terminator site.
RNA polymerase contains the sigma factor which helps in cut down the segments of DNA and it moves downward. The upper DNA strand which become uncoiled due to its impact of RNA polymerase enzyme again coiled. In this way, RNA polymerase enzyme separate from the DNA terminator site and separated strand in the form of RNA. तो इस तरीके से हमने देखा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम, ये आ गया जो आप लोगों ने समझ लिया। ये है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। के बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो देखें यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये हमारे अंदर होता है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम देखते हैं ये एक डीएनए का स्ट्रैंड दिखाया गया है 5' to 3', और ये जो स्टेप है ये प्रोसेस यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 स्टेप में पूरा होता है। पहला प्रोसेस जो है इसे हम कहते हैं कैपिंग और दूसरा स्टेप कहलाता है टेलिंग। तो पहले देखें ये डीएनए का डायग्राम बना लेंगे, बहुत ध्यान से देखें, और इसके अंदर MGPP 5' से जोड़ते हुए लिखेंगे, ये एंजाइम का नाम है और ये है। इसके बाद इसमें अंदर दिखा देंगे सिग्मा फैक्टर होता है ये, ठीक। इसके बाद ये यहाँ से MGPP ये एंजाइम का नाम है, अभी इसके फुल फॉर्म में आप लोगों को बताता हूँ। ये 5' से यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन ये अलग हो गए। इसके बाद RNA स्प्लिसिंग लिखेंगे और यहाँ पर टेलिंग चालू हो जाएगी। टेलिंग में हम देख रहे हैं 5' यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं MGPP और 5' और दूसरा साइड लिखेंगे 3' और स्प्लिसिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। स्प्लिसिंग प्रोसेस होने के बाद हम देख रहे हैं मैसेंजर RNA यहाँ बनकर तैयार हो गया। तो 5' और 3' यहाँ कंप्लीट हो गया। तो अभी इसका डायग्राम बनाते समय यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो है 5' और 5' जो दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है MGGPP वाली साइड से, इसे कहते हैं गुइनोसाइन कैप, और इसके बाद दूसरी साइड जो है 3' 5' वाली इसे कहते हैं पॉली ए टेल, और ये स्टेप कहलाता है टेलिंग। तो इसमें हम देखें यहाँ पर लिखेंगे द HNRNA की फुल फॉर्म है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA अंडरगोज 2 एडिशनल प्रोसेस। देखें ये है HNRNA हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। इसके 2 स्टेप होंगे कैपिंग। तो देखें कैपिंग जैसे हमने यहाँ दिखाया है कैपिंग में, तो कैपिंग में देखेंगे यहाँ पर मिथाइल, मैंने आप लोगों को बताया MGPPP, इसकी फुल फॉर्म है मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो कैपिंग में लिखेंगे मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राईफॉस्फेट एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 5' एंड HNRNA। इसकी फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, HNRNA हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। दिस स्टेप इज कॉल्ड कैपिंग। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा स्टेप यहाँ टेलिंग है। तो टेलिंग के लिए आप लोग यहाँ लिखोगे इन दिस प्रोसेस एडिनाइलेट रेजिड्यू आर एडेड एट 3' एंड। देखें ये 3' एंड है, यहाँ पर टेलिंग प्रोसेस यहाँ हो रही है 3' एंड HNRNA इज नाउ कॉल्ड mRNA। अब ये जो HNRNA हम देख रहे हैं सबसे लास्ट स्टेप में मैसेंजर RNA mRNA में कन्वर्ट हो गया है, मैसेंजर RNA, एंड गेट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियर ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस देखा, DNA से RNA का बनने का प्रोसेस। यहाँ हमने देखा था ये जो प्रोसेस था मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन था किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। और यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला जो है ये है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टेप ट्रांसलेशन। जैसे कि हम जानते हैं DNA से RNA बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब RNA से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो देखें ट्रांसलेशन हेडिंग डालेंगे और ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन में लिखेंगे इन दिस प्रोसेस अमीनो एसिड बिकम
joined together by peptide bond to form polypeptide. The formation of peptide bond require energy, and hence in the first phase the amino acids are activated in the presence of ATP and become attached to their cognate cognate tRNA in a process is called aminosylation. इस प्रोसेस को कहते हैं अमीनोसाइलेशन। तो देखिए ट्रांसलेशन का पहला स्टेप हो गया अमीनोसाइलेशन, इतना मैं समझता हूँ आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन आर थ्री माइनर स्टेप्स, नहीं मेजर स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो देखें ये स्प्लिसिंग प्रोसेस हो रही होती है। ट्रांसलेशन के लिए ये डायग्राम ध्यान से बना लेंगे। पहले हम दिखाएंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस में 5' to 3', इसको ध्यान से देख लें क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्ज़ाम में इतनी बड़ी डिटेल नहीं करी जा सकती, इसको शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताया गया है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा, तो 5 मार्क्स में भी काफ़ी रिटन वर्क ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में करा गया है। ट्रांसलेशन का डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ दिखाया है 5' to 3'। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं इस पर राइबोसोम जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर जेनेटिक कोड जो है जैसे GCAGUU हमने लिखा, तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्वेनिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, फिर यूरेसिल के साथ एडेनिन जुड़ेगा। तो हम देख रहे हैं पहले स्टेप में G लिखा है तो ऊपर C, ऊपर G है तो नीचे C, ऊपर यूरेसिल है तो नीचे एडेनिन लिख देंगे, ऊपर साइटोसिन है तो फिर यहाँ पर ग्वेनिन लिख देंगे। इधर दोनों साइड में एडेनिन है तो इसके नीचे यूरेसिल लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से ये प्रोसेस इनकमिंग अमीनोसाइलेशन tRNA, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये tRNA जुड़ेगा, कंबाइन होगा, यहाँ कंबाइन होगा और इधर से कंबाइन होगा और इधर से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी tRNA AGG। तो हम देख रहे हैं tRNA लीविंग द राइबोसोम। और इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने अभी ट्रिपलेट कोडोन आप लोगों को बताए थे जेनेटिक कोड में, उसी के हिसाब से यहाँ पर rRNA बनना चालू हो जाएगा। जैसे हमने देख रहे हैं पहला यहाँ ये है वेलिन और ये है एलेनिन, तो एलेनिन, इसके बाद फिर अगला कोड बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से आता जाएगा इनकमिंग से और दूसरी साइड से रिलीज़ होता जाएगा। तो जैसे पहले स्टेप में एलेनिन के लिए कोड आया था, फिर सेरीन बन जाएगा, फिर ग्लाइसिन बनेगा, फिर सेरीन बनेगा, ट्रिप्टोफैन बनेगा और ल्यूसिन बनेगा। तो ये जो जेनेटिक कोड बनने का प्रोसेस होता है, ये सीरीज़ जो इसकी सीरीज़ होती है ये हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस, सब जितने भी दुनिया में लोग हैं सबका प्रोटीन अलग अलग नेचर का होता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होती रहती है और एक तरफ से tRNA यहाँ लाता रहेगा इनकमिंग, यानी इधर से एडिशन होता रहेगा और इधर से tRNA यहाँ पर हम देख रहे हैं रिमूवल होता रहेगा। ये स्प्लिसिंग प्रोसेस है। तो एडिशन का मतलब कंबाइन होना, एडिशन ऑफ जेनेटिक कोड, तो इसे कहते हैं इंट्रॉन, जो कि कंबाइन होता है, और जो रिमूव होता है उसे कहते हैं एक्सॉन। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? एडिशन ऑफ इंट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। और इस तरीके से जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग mRNA की फॉर्म जो होती है, वो जो tRNA की फॉर्म होती है वो rRNA में बदलती चली जाती है और वही प्रोटीन होती है। जैसे यहाँ पर एलेनिन, सेरीन, ग्लाइसिन, सेरीन और TYR मतलब ट्रिप्टोफैन और ल्यूसिन बनते चले आ रहे हैं। तो देखें ये डायग्राम अच्छी तरीके से बना लेंगे। ट्रांसलेशन का डायग्राम ध्यान से देख लें, इसको ऐसे ही बनाना है। एक तरफ लिखेंगे इनकमिंग अमीनो एसाइल tRNA और दूसरी तरफ यहाँ लिखेंगे tRNA लीविंग द राइबोसोम।
और यहाँ tRNA लिखकर UUA और इधर tRNA लिखकर AGG ये कोड लिखते चले जाएंगे। इस तरीके से ये ट्रांसलेशन प्रोसेस भी हो गया। और इसी के साथ मैं जो है आज का वीडियो यहाँ फिनिश करता हूँ। और ये एग्ज़ाम में बहुत आता है प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी लेंथी है, तो इसको शॉर्ट में, क्योंकि एग्ज़ाम में हम इतना बड़ा प्रोसेस जो दिया हुआ होता है उसे लिख नहीं सकते, वहाँ टाइम की ड्यूरेशन होती है कम। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है तो या तो सेगमेंट्स में आता है या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन स्टेप्स के बारे में के विषय में पूछ सकते हैं आप लोगों से, या फिर पूरा प्रोसेस भी लिखेंगे तो भी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैक्सिमम 3 पेज की लिमिट में ही लिखना होता है। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस और दूंगा इस चैप्टर को तैयार करने के लिए। ओके, अब दिखा दो, यही तो था लास्ट पे और थोड़ी था कुछ।